नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र, दरअसल रण क्षेत्र तो आज बन गया पंजाब हरियाणा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, जहां से किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया। जो वायदा किया वो आज पूरा करने वाले थे। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये उसी बॉर्डर की है। किसान आंदोलन पार्ट 2 की तस्वीरें एक बार फिर से गर्म मुद्दा बनती जा रही हैं, क्योंकि किसानों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, किसान संगठनों ने ये कह दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं होता। अब तो समाधान निकालने के लिए जो कुछ भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपना कर रहेंगे। हम बात कर रहे हैं हमारे अन्नदाताओं की। वो अन्नदाता जो इस देश का पेट भरता है, कहा यह जा रहा है कि उसका पेट खाली है। अब सवाल यह है कि सचमुच ये जो आंदोलन हो रहा है, यह आंदोलन वही अन्नदाता कर रहा है या अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? ये तमाम सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि 378 दिन का वो किसान आंदोलन, जो किसान कृषि कानून के दौरान जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी, उस परिस्थिति के दौरान हमने चंद ऐसी तस्वीरें देखी थी जो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही थी और जो अपने आप में ये कह रही थी कि क्या इसमें असली और नकली के खेल में सचमुच असली के साथ कुछ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। लेकिन सवाल आज फिर से कुछ वैसा ही उठे, उससे पहले इस सवाल का जवाब जरूरी हो जाता है रण क्षेत्र में कि आखिर ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन की आग को फिर से धधकने के लिए आधार किसने तैयार किया? ये क्यों सुलग रही है किसान आंदोलन की फिर से आग? क्या वो किसान जो बार बार ये कह रहे हैं कि आंदोलन करने के लिए सरकार हमें मजबूर कर रही है, बातचीत का रास्ता नहीं निकाला जा रहा है, ऐसा ही है? या दूसरी तरफ जो सरकार कह रही है कि हमने जो वायदा किया उस वायदे पर हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा था, लेकिन ये वायदा अभी तक अगर पूरा नहीं होता है और अगर पूरा करने में कुछ समस्याएं आती हैं तो समस्याओं के समाधान के लिए किसानों से बातचीत करने का रास्ता क्यों बंद किया जाता है? ये तमाम सवाल होंगे और इस बातचीत के बीच में सवाल ये भी होगा कि विपक्ष इस पर कोरी राजनीति क्यों कर रहा है? ये मुद्दा तो सीधे अन्नदाता और सरकार का है, तो फिर अन्नदाताओं को के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने वाले केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे या वाकई किसानों के बारे में कुछ सोच रहे हैं? ये भी सवाल हम आज पूछेंगे। हम सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले, क्योंकि आज जो परिस्थिति पंजाब हरियाणा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर बनी, वहां पर किसानों का एक पूरा जत्था दिल्ली कूच के लिए रवाना हुआ, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया कि बिना परमिशन के आप दिल्ली में नहीं घुस सकते हैं। वहां पर पुलिस की जो बंदोबस्ती थी वो पूरी तरह से चाक चौबंद थी। बल प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि आमना सामना हो गया था जवान और किसान का। क्या परिस्थिति बनी थी उस वक्त और ये जो आग है ये क्यों फिर से सुलग उठी है, इस पर पूरी चर्चा करें उससे पहले आज की पूरी परिस्थिति पर प्रकाश डालती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर किसान आंदोलन का जिन्न बोतल से बाहर निकल चुका है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इतने दिनों से शांत पड़ा ये मुद्दा अचानक से क्यों भड़क उठा? ये तो जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार फिर किसानों ने दिल्ली जाने के नाम पर खूब हो हल्ला करा, लेकिन पुलिस के सुरक्षा कवच को ये भेदने में नाकामयाब रहे। अंत में हार मानकर पैदल मार्च का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। दरअसल 101 किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर विरोध प्रदर्शन स्थल से दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू करता है। हालांकि अंबाला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया, जिसमें जिले में 5 या अधिक व्यक्तियों को किसी भी गैर कानूनी सभा पर रोक है। साथ ही 9 दिसंबर तक इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। आदेश के अनुसार अगले आदेश तक पैदल, वाहन या अन्य साधनों से कोई भी जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा सीमा पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग किए जाने के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में इससे पहले पैदल दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी। उनकी मांगों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कई अन्य मांग शामिल हैं। सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर मार्च रोके जाने के बाद वो 13 फरवरी से
पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसे कुछ ही संगठन हैं जो मोदी सरकार में प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो लगभग देश के सभी हिस्सों में किसान सुखी और खुशहाल हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला निर्णय ही किसानों के हित में लिया था। शपथ के अगले दिन ही 10 जून को पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी की गई। 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी गई। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन को दी गई और न जाने कितनी ही योजनाओं का लाभ सीधे किसान तक पहुंच रहा है। फिर भी अगर इस तरह के विरोध प्रदर्शन होंगे तो सवाल उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। किसान उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करें, बातचीत करें, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है हमारी कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन ने भी कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। सारा देश जानता है कि हमेशा किसानों के साथ धोखा देते हैं। हाँ, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? अगर सेंटर पॉइंट में किसान है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? सरकार को समझना चाहिए कि किसान के मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं, किसान से बात करनी चाहिए और इस बार झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। नहीं, इसमें दुविधा कहाँ है, विडंबना क्यों दिख रही है सरकार को? ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। वो अगर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर देना, इतनी सी बात है, समझ। तो विपक्ष ये कह रहा है कि भाई बात करने में क्या दिक्कत है, बात करिए, समाधान निकलना चाहिए। लेकिन ये वही विपक्ष है जिसे ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप समाधान की बात कर रहे हैं तो समाधान में बातचीत होता है, बातचीत के बीच में राजनीति नहीं जोड़ देनी चाहिए। किसानों के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए। किसानों की अगर आप बात करते हैं तो सचमुच किसानों के बारे में सोचिए और सरकार और किसान के बीच में अपनी राजनीतिक रोटियां मत सीखिए। बहरहाल, क्योंकि बात अन्नदाता से जुड़ा हुआ है और सुदर्शन न्यूज हमेशा ही अन्नदाताओं का सम्मान करता रहा है। हम तो ये हमेशा कहते हैं कि जब कभी भी आप खाना खाइए, सबसे पहले नमन कीजिए हमारे देश के अन्नदाताओं का, जिनकी वजह से हमारा पेट भर रहा है। लेकिन अगर उनका पेट खाली है तो सवाल पूछना भी स्वाभाविक है। और सवाल देखिए पूछा भी गया। सवाल किसकी तरफ से भी पूछा गया? सवाल पूछा गया देश के उपराष्ट्रपति की तरफ से। कृषि मंत्री से उन्होंने सवाल पूछा, सीधे तौर पर कहा कि अगर आपने कोई वायदा किया, जैसा कि किसान जो आंदोलनरत हैं, कुछ जो संगठन, खासतौर से इसमें किसानों से जुड़े हुए जो संगठन हैं, जो किसानों से इतर संगठन है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो किसानों से जुड़े हुए संगठन है, अगर वो किसान ये कहते हैं कि आपने वायदा किया है तो वो वायदा पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? और कृषि मंत्री को यानी शिवराज सिंह चौहान जी को कहा कि आप किसानों के लाडले भाई बनिए। संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर ये किस तरीके से जो मांग उठी और इस मांग पर उपराष्ट्रपति की तरफ से कही गई हुई टिप्पणियां और उस टिप्पणी पर कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, कैसा था वो पल, आइए जरा जल्दी से आपको भी दिखाते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा। और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी अर्जेंटमेंट मोशन आता, आया नहीं। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं।
कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की, किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है, उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। देखिए, इतना तो जरूर है कि कृषि मंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसानों को वो भगवान मानते हैं, किसानों की सेवा यानी भगवान की पूजा। यानी साफ तौर पर कृषि मंत्री ये स्पष्ट कर रहे हैं कि किसानों के लिए जो कहा गया है, जो सोचा गया है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर काम हो रहा है तो फिर ये आंदोलन क्यों है? और अगर ये आंदोलन है तो फिर सवाल ये भी है कि ये आंदोलन क्या वाकई कुछ चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को नींव आधार देने के लिए तो कहीं नहीं हो रहा है? दोनों पक्षों से सवाल होना चाहिए और सवाल होगा भी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज जिस तरीके से जवान और किसानों का आमना सामना हुआ, शंभू बॉर्डर पर जो बवाल हुआ, उस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद थे, उपस्थित थे। हरेराम मिश्र वहां मौजूद थे और उन्होंने उस पूरी परिस्थिति को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। क्या परिस्थिति बनी थी ग्राउंड जीरो से? हरेराम मिश्रा की ये रिपोर्ट देख लीजिए। शंभू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली मार्च का फैसला फिलहाल वापस ले लिया है, लेकिन उनके इस आह्वान के बाद लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लंबा जाम जो है देखने को मिल रहा है और हाईवे पे पूरी तरीके से अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि तकरीबन किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए 101 किसानों का जत्था आज दोपहर 1 बजे रवाना होने वाला था, लेकिन जैसे ही पंजाब से किसानों का जत्था हरियाणा की ओर आगे बढ़ा, हरियाणा पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए तथा तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम लगाए गए थे। कई स्तर की बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद किसानों का कहना है कि उनके कई साथी जो है घायल हुए हैं, जिसकी वजह से वो दिल्ली मार्च का अपना फैसला वापस लेते हैं। किसान नेता श्रवण पंडेर के मुताबिक उन्होंने आज शुक्रवार को 101 किसानों का जत्था 1 बजे दिल्ली कूच के लिए रवाना होना था, लेकिन जिस तरीके का विरोध उनको हरियाणा पुलिस की तरफ से देखने को मिला, उसके बाद से उनके कई किसान साथी इसमें घायल भी हुए हैं, उनका कहना है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे आम आदमी की बात करें तो उनको जाम से जो है, जो नेशनल हाईवे है NH-44, उसमें एक काफी लंबा जाम जगह जगह पे देखने को मिल रहा है और एहतियात के तौर पर हरियाणा पुलिस ने आसपास के इलाकों में इंटरनेट की तमाम जो सुविधाएं हैं, इंटरनेट तमाम गांव में, अंबाला और आसपास के इलाकों में, शंभू बॉर्डर के इलाकों में बंद कर दिए हैं और एहतियातन कई जगह, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, शाहाबाद हो, शंभू बॉर्डर हो, अंबाला के पास, इन सभी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा से सटे पंजाब के जितने भी बॉर्डर हैं, उन सभी जगहों पर पुलिस की भारी सुरक्षा मुहैया कराई गई है और प्रशासन ने धारा 163 के तहत जो है निषेधाज्ञा लागू की हुई है। उनका कहना है कि उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत नहीं है। कैमरामैन सुनील के साथ हरेराम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, अंबाला।
तो दिल्ली जाने की अनुमति नहीं मिली। फिलहाल ये कूच रोक दिया गया और इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि रविवार को जत्था जाएगा मिलने। लेकिन इन सबके बीच में जब हरे राम मिश्र की ये रिपोर्ट, हरियाणा ब्यूरो चीफ की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, तो उन्होंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक लंबा जाम लगा हुआ है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। तो सवाल तो फिर अन्नदाताओं से, उन किसानों से भी पूछा जाना चाहिए। आंदोलन करना चाहिए, अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए, लेकिन आवाजों के बीच में, उन आवाजों के बीच में कम से कम ये आवाजें नहीं दम जाए जिसमें आम जनमानस का दर्द छिपा हुआ है। लंबे जाम की वजह से जो दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों पर भी बात होनी चाहिए। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इस तरीके से अगर जाम लगेगा, अर्थव्यवस्था का बट्टा कैसे बैठेगा? इसकी तस्वीरें हमने 378 दिनों के दौरान जो आंदोलन हुआ था उसमें भी देखा था। अगर ये परिस्थिति बन रही है तो सवाल तो सभी से पूछे जाने चाहिए। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ आज के पैनल में किसान नेता महेश मीणा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विजय कुमार शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले महेश मीणा जी, आपसे मेरा प्रश्न यही है कि देखिए, मांगों के लिए आंदोलन होता है, आंदोलन होना भी चाहिए, लेकिन आंदोलन के बीच में अगर राजनीति आ जाए तो उस आंदोलन का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। इतना समय हो गया, आप लोग जो मांगे कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि जरा ध्यान से देखिए, तो हम धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है आप लोगों को सरकार पर? एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए आपने सुना, कृषि मंत्री भी ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कदम उठाए हैं, जो कदम नहीं उठाए गए हैं उस पर मंथन होकर कदम उठाया जाएगा। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? सबसे पहले तो मैं सभी को राधे राधे, जय जवान जय किसान जी। मेरा यही निवेदन है कि सरकार को हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया गया है। जब भी तो एक अन्नदाता घर से बाहर निकलता है, क्या किसान के पास कोई काम नहीं है? आज किसान को जेल में डाल दिया जाता है। किसान कोई आतंकवादी तो है नहीं। देखिए, नोएडा में धरना चल रहा है किसानों का, किसान संयुक्त मोर्चा का धरना चल रहा है। जिनको 10% प्लॉटिंग देनी थी उनको प्लॉटिंग नहीं दी गई, कुछ लोगों को दे दिया। 44 गांव है। किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार को पूरे करने चाहिए। किसान कोई आतंकवादी तो नहीं है। इनके साथ में बैठ के, किसानों के साथ में बैठा जाए, किसानों से बातचीत की जाए सरकार को, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो सरकार तो मंथन कर रही है ना, बिल्कुल किसान आतंकवादी नहीं है, लेकिन किसानों को ये सोचना होगा कि किसान आंदोलन जब चला था तो बीच में किस तरीके से कुछ ऐसे देश विरोधी तत्व आ गए थे जिन्होंने किसानों को, जो आधार बने किसान को बदनाम करने का, और कह दिया गया कि सरकार ऐसा कर रही है, जबकि वो खुद आंदोलन में घुस आए थे। और क्या कुछ हुआ था मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस 378 दिनों के दौरान हमने पूरे देश ने बहुत कुछ देखा था। तो सरकार तो, मीणा जी ये कह रही है ना कि हम काम कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। एक समिति भी बनाई गई है, उसने अपनी रिपोर्ट भी धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दिया है। महेश मीणा जी, 2-4 दिन पहले ग्रेटर नोएडा में धरना चल रहा था शांतिपूर्ण, और वो अपनी मांग रख रहे थे, तो वहां जब दिल्ली की तरफ वो किसान जाने लगे अपनी मांग को लेकर, तो देखिए उनको गाड़ियों में भरकर जेल भेज दिया गया। नहीं तो अनुमति लेनी होगी ना। आप दिल्ली कूच कर रहे हैं तो उसकी एक अनुमति तो होती है ना। अगर अनुमति नहीं मिली है तो फिर दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं, इस पर भी पूछा जाएगा सवाल। कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन संवैधानिक व्यवस्थाओं का तो पालन करना पड़ेगा ना। ये किसान, देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि किसानों के साथ हैं हम, किसानों पर कोई भी कहीं कोई परेशानी आती है तो उनका हम पूरा सहयोग करेंगे। तो इनके बीच में बैठा जाए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, उनके बीच में बैठा जाए, समस्याएं पूछी जाए कि भाई आपकी समस्या क्या है। तो इनको भी तो सरकार को सामने किसानों के साथ में बैठकर चर्चा की जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान सरकार की बात नहीं मानेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से किसी ने भी आप लोगों से बातचीत करने की कोई पहल की ही नहीं, ये कह रहे हैं आप? कोई नहीं। ये तो शासन प्रशासन आता है, उनके लिए हम अपने लिखित रूप में ज्ञापन देते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे, मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में 40 गांवों को 10% कुछ गांवों को प्लॉटिंग दी गई है, मगर कुछ लोगों को नहीं दी गई।
आज किसान अन्नदाता अपने मांग को लेकर बैठा हुआ है शांतिपूर्ण और अपनी मांग रख रहा है। महेश मीणा जी, 12 जुलाई 2022 को जब एमएसपी कमेटी बनी थी, 2022 में एमएसपी कमेटी बनी थी, तो इस कमेटी की अब तक तो वैसे 37 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मुझे याद है कि 12-13 बैठक जब हुई थी उसके बाद ये कहा गया था कि आप लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया, आप लोगों ने उस बैठक से इनकार कर दिया। आप कह रहे हैं सरकार नहीं मिलना चाहती, आपको भी तो आमंत्रण दिया जाता है, आप लोग नहीं पहुंचते। देखिए, अब जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, किसान क्यों जा रहा है वहाँ? नहीं, आंदोलन का जो समाधान है उसी के लिए तो आमंत्रण दिया गया था ना आप लोगों को। आंदोलन का जो समाधान है उस समाधान के लिए आमंत्रण दिया गया था, आप लोग क्यों नहीं मिलने पहुंचे थे फिर? देखिए, जब सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा मिलने का, जब भी तो किसान जाएगा। मैं बता तो रही हूँ कि समिति ने आपसे मिलने की कोशिश की थी। देखा हुआ है हमारा सारा किसान संयुक्त मोर्चा, उनके साथ में क्या किया जा रहा है? जेल में भेज दिया गया, जाके उनको अभी छोड़ा गया है कल सभी किसानों को। विजय कुमार शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से आएंगे, जरा उनसे पूछ लेते हैं। विजय जी, आप सुन रहे हैं, महेश मीणा जी कह रहे हैं कि मिलने की कोशिश भी नहीं की गई है। जब मिलेंगे ही नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा, और जब मिलेंगे ही नहीं तो फिर तो हाईजैक कर लिया जाएगा विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा, फिर तो हाईजैक कर लिया जाएगा कुछ ऐसे तत्वों की तरफ से जो देश विरोधी होंगे, फिर आप कई सवाल खड़े करेंगे। मिलना तो जरूरी है ना समाधान के लिए। विजय जी, देखिए लावनी जी, महेश जी शायद अपडेट नहीं है, इनको पता नहीं है, पढ़कर नहीं आए हैं या समझकर नहीं आए हैं या बताना नहीं चाहते हैं। अभी हमारे योगी जी ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, इन्हें भी पता है। और जिन किसानों को कहते हैं जेल भेज दिया, जेल किसी ने नहीं भेजा। जो गलत तरीके से दिल्ली में घुसना चाहते थे, अराजकता फैलाना चाहते थे और किसानों के नाम पर फैलाना चाहते थे, तो उन लोगों को डिटेन किया गया है, सिर्फ रोका गया है, रोक के बस में बैठा के और उनको दूर छोड़ दिया गया। कुछ टाइम के लिए बैठा लिया जाता है, भाई आप वहां मत जाइए, शांति भंग होती है। आपने देखा होगा किस तरह से अगर कोई मरीज होता है तो रास्ते में दम तोड़ देता है, क्योंकि लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। नोएडा से और पूरी यूपी से यहीं से लोग गुजरते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, पीछे भी जो पंजाब बॉर्डर के ऊपर ऐसे ही कुछ हुआ था, चंडीगढ़ में हमारे पीयूष गोयल जी मंत्री जी उनके साथ बैठे थे, 2-3 बार की दौर की मीटिंग भी हुई थी और उनके साथ बातचीत भी की थी। और बातचीत के लिए एक धैर्य रखने की जरूरत है। कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया, क्या किया आप मुझे बताइए। आप देखिए विजय शर्मा जी, धैर्य रखने की जरूरत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है ना। अगर वो सीमा पूरी हो जाएगी तो फिर तो कहते हैं ना कि फिर तो घड़ा छलकेगा ही। और ये परिस्थिति लावनी जी 24 घंटे 24x7 किसानों के लिए हम संवेदनशील और काम कर रहे हैं। हम 11 करोड़ किसानों को अगर हम किसान सम्मान निधि से के द्वारा पैसे दे रहे हैं, कौन दे रहा है? तो कन्विंस कहाँ हो पा रहे हैं, वो कहाँ कन्विंस हो पा रहे हैं? लावनी जी सुनिए, मेरी बात रखने तो दीजिए। हाँ रखिए। अब बीच में रोकेंगे मैं कहाँ कह पाऊंगा? हाँ, बताइए। आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में एक देश का नाम बताइए जहां यूरिया और डीएपी के मात्र 300 रुपए में बैग मिलता हो। एक भारत देश है, कितनी सब्सिडी हम दे रहे हैं? 3000 रुपए का बैग पूरे विश्व में आता है। मुझे बताइए, हमारा जो कृषि बजट है वो 10 साल के अंदर 5 गुना बढ़ गया। बताइए आप मुझे, जहां ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की बातें कर रहे हैं, वहां हमने जो गन्ना मिलें थी उनको हमने ऊर्जा मिलों में तब्दील कर दिया है। किस तरह से 1.25 लाख करोड़ का जो हमारा बह जाता था उसमें किस तरह से हमने एथनॉल पैदा करना शुरू कर दिया है। विजय जी, तो ये सारी बातें जो आप बात कह रहे हैं, सुनिए ना, ये सारी बातें ग्राफिक्स में हम दिखा भी रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किया है। इन सभी कामों से अगर अन्नदाता संतुष्ट नहीं होते हैं और असल में अगर वो अन्नदाता आवाज उठाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं बार बार जो कह रही हूँ जिससे मैं आगाह कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप हमेशा ये जो अन्नदाता की समस्याएं हैं उस पर समाधान निकालने की जरूरत है ना। कहीं ऐसा ना हो कि असल आवाज हो रही हो और उसमें कुछ दूसरे ऐसे लोग आ जाए, जो मैं बार बार कहती हूँ उस दौरान भी आए थे, फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर ये किसान नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, और उनको मौका मिलेगा। लावनी जी, मैं कहूंगा नहीं, मैं प्रत्यक्ष बातें करता हूँ, जो बात कहता हूँ। एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया, जो उनकी मांग है, ये बता दीजिए क्या किया गया। लावनी जी मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। आपने दौर देखा था ना, आपने जो उनके सबसे बड़े इनके जो नेता थे योगेंद्र यादव जी, जो कभी वो किसान बन जाते हैं, कभी वो आंदोलनकारी बन जाते हैं, कभी वो कुछ और बन जाते हैं। उन्होंने खुद कहा था यूपी में कि हमने पिच तैयार की थी विपक्ष के लिए, लेकिन बैटिंग तो किसको, विपक्ष को करनी थी।
राजनीतिक पार्टियों करनी थी। अब बताइए उन किसान नेताओं का आप क्या करोगे? राकेश टिकैत के आपने बयान सुने होंगे, किस तरह से कहा था कि ये तो इंजन का पुराना हो गया है, अब ये बैल टूटने मैं वाली वही तो है। कह रही हूँ ना कि ऐसे लोगों को फिर मौका मत दीजिए, ऐसे लोगों को फिर मौका मत दीजिए। आपने शायद मेरा ओपनिंग रिमार्क नहीं सुना, मैंने यही तो कहा कि अगर आग सुलग रही है, अगर धुआं उठ रहा है, उससे पहले कि ये भयंकर आग लगे, मौका मिले ऐसे लोगों को, उससे पहले ही समाधान निकाल लिया जाना चाहिए। किसान ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारी एमएसपी को लेकर आप प्रभावी बनाने के लिए जो वायदा किया था आपने वो पूरा कीजिए। धनखड़ साहब लावनी जी आप मुझे बताइए, 4 फसलों पे एमएसपी पे खरीद होती थी हरियाणा में, आज हम 24 फसलों पे खरीदारी कर रहे हैं। महेश मीणा जी, सारी टोटल फसलों पे हम खरीदारी कर रहे हैं। बताइए आप मुझे, हम दिन में बिजली दे रहे हैं, पहले रात को बिजली मिलती थी। महेश मीणा जी और क्या चाहते हैं आप लोग? वो तो कर रहे हैं, जो आपकी मांगे उन पर वो पूरा, उन मांगों को पूरा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो रात दिन हम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। सरकार की सीमाएं होती है। आपने देखा किस तरह से पंजाब बॉर्डर के ऊपर किस तरह से वहां उखाड़ रहे हैं वो, ठीक है, पुलिस के साथ झड़प कर रहे हैं। विजय जी एक सेकंड जरा देख लूं कि वो संतुष्ट है या नहीं है इस बात से। महेश मीणा, बीजेपी सरकार में बताओ, सरकार कितनी महंगी, आज गैस का चूल्हा क्या भाव है बताइए, मजदूर क्या करे बताइए, महंगाई कितनी है, गरीबों के लिए सरकार ऐसा क्या काम कर रही है? महेश मीणा क्या कर रही है? आप मुझे बताइए कि जो 4 लाख जो बना के दिए पक्के मकान, उसमें किसान भी आते हैं कि नहीं आते? बताइए, शौचालय जो बना के दिए उसमें किसान आते हैं नहीं आते? अरे महेश जी सुनिए, महेश जी सुनिए, महेश जी सुनिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, उसमें किसान आते हैं कि नहीं आते हैं? 4 करोड़ लोगों को जो पक्के मकान दिए, किसान आते हैं नहीं आते हैं? शौचालय दिए वो किसान आते हैं नहीं आते हैं? 5 लाख तक का इलाज फ्री दे रहे हैं, उसमें किसान आते हैं कि नहीं आते हैं? जो हम सॉइल टेस्ट चला रहे हैं उसमें किसान आते हैं कि नहीं आते हैं? बताइए, जवाब विजय जी उनको बोल लेने दीजिए। बताइए महेश जी, उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई जांच करने कोई अधिकारी जाए। आज लेखपाल जमीनों को नापने के लिए अभी हमारा एक आंदोलन था उत्तर प्रदेश के अंदर, एक किसान को पीटा गया और उसके खिलाफ मुकदमा भी किया गया। किसानों को कुल शासन के लोग खुद बदतमीजी करते हैं, किसानों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है सरकार में। बताइए कितना गलत हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं सरकार में सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ तो विजय जी बहुत सारी चीजें गिना रहे हो। कह भी रहे हैं कि अगर कोई ऐसा अधिकारी है तो आप बाकायदा बताइए, सरकार तक शिकायत कीजिए। ठीक है, कौन से किसानों के साथ हो जो लाल किले पे झंडा फहराते हैं, जो लाल किले पे 26 जनवरी मनाने जाते हैं, उन किसानों के साथ हो आप? कौन से किसानों के साथ हो बताइए ना। सिलेंडर गैस का, और अब अरे आपको क्या चाहिए? ठीक है विजय जी, देखिए ठीक है विजय जी और महेश जी एक सेकंड, महेश जी और विजय जी एक सेकंड, विजय जी एक सेकंड, विजय जी एक सेकंड, विजय जी एक सेकंड, महेश जी एक सेकंड। महेश मीणा ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। एक सेकंड महेश मीणा जी, एक सेकंड प्लीज। आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन 2016-17 के बाद से 2021-22 में एक बहुत छोटा सा आंकड़ा है, क्योंकि मैं सुरेंद्र स्वामी जी से ये प्रश्न लेकर जाऊंगी, इसलिए ये आंकड़े रखना जरूरी है। 2016-17 में जो खास तौर पर ये नाबार्ड की रिपोर्ट ये बताती है कि जो आमदनी थी किसान की, अगर वो 8,059 रुपए के हिसाब से देखे वो बढ़कर 12,000 हो जाती है। यानी कुछ काम तो हुआ है, लेकिन इसमें सच्चाई ये भी है कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई अगर बढ़ी है 60% के हिसाब से, और ये जो बढ़ोतरी हो रही है वो केवल अगर 56-57% के हिसाब से हो रही है, तो कुछ तो समाधान निकालना होगा। लेकिन ये कतई नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कुछ काम किया ही नहीं। आमदनी तो बढ़ी। सुरेंद्र स्वामी जी, मैं प्लीज आ रही हूँ, प्लीज आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन मेरे को सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि राजनीति तो खूब हो जाती है, समाधान नहीं निकलता। स्वामी जी, समाधान ये है, 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक तो मैंने ये जो आंकड़े रखे कि भाई काम तो हुआ, अगर थोड़ा सा परसेंटेज भी अगर बढ़ा है, अगर 56-57% के हिसाब से चीजें बढ़ी है, तो मतलब किसान के लिए सोचा गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर महंगाई बढ़ी तो उस हिसाब से कंपैटिबिलिटी नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जिस पर किसान अड़े हुए हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दी जाए। कानूनी गारंटी देने में आखिर दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए लावनी जी, पहले हमको पूरा एमएसपी का कंसेप्ट समझना होगा जी। उससे पहले मैं ये बताऊं कि महेश मीणा जी और शंभू बॉर्डर के जो 2 इश्यूज हैं, इनको मिक्सअप कर रहे हैं। महेश मीणा जी जो इशू उठा रहे हैं वो नोएडा की जो जमीन अधिग्रहण हुई है
उस पर मुआवजे और उस पर किसानों को कितने % प्लॉट में किसानों को मुफ्त जो बाद में प्लॉट काटे जाएंगे उसमें दे जाएं, उसका मुद्दा है जिसको लेकर के किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। और जो शंभू बॉर्डर का मुद्दा है वो मुद्दा उसी का जिसको बोलते हैं ना ऑफशूट बचा हुआ है। जो किसान आंदोलन हुआ था वो समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद शंभू बॉर्डर पे पंजाब के किसान बचे रहे और वही किसान जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसके अलावा कहीं ये मुद्दा इस समय है नहीं। तो एक तो हमको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर का मतलब पंजाब के किसानों का मसला है इस समय। और जो नोएडा का मसला है वो टोटली खेती से रिलेटेड मसला नहीं है, वो जमीन अधिग्रहण से रिलेटेड मसला है। अब हम आते हैं कि भाई आप एमएसपी को गारंटी कर दीजिए। गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब ये होता है कि कानून बने जिसमें जो भी एमएसपी की दर से नहीं खरीदे उसे सजा का प्रावधान हो, अदरवाइज कानून की कोई जरूरत नहीं है। अब जो खेत में जब पैदा होता है, जो अन्न पैदा होता है उसकी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ग्रेडेशन होता है। अभी जो सरकार एमएसपी पे खरीदती है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के और फूड सिक्योरिटी के अपने रिक्वायरमेंट से खरीदती है और उस खरीद करके उसको अपने पास वो स्टोरेज करती है, उस पर खर्चा करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करती है, वो सारे काम करती है। खुद जो केंद्र सरकार है वो सारा नहीं खरीद सकती है, इसलिए राज्य की सरकारों को कहा गया है कि भाई आप खरीद लीजिए, मंडी में जो भी अनाज आएगा। ठीक है। अब ज्यादातर सरकारें लेकिन इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। एमएसपी का कॉन्सेप्ट अगर समझ लेंगे तो शायद ये जो पूरा बवाल हो रहा है, जो उबाल है, उसका समाधान निकल आएगा। और सबसे बड़ी चीज की जिस एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांगी जा रही है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। और आज हम बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन पार्ट 2 की ये तस्वीरें क्या कहती है। और इन सबके बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए जरा देख लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज क्या कह रही है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व में ही ये जो कूच था वो था और इस पर उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। 8 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच की तैयारी है, यानी रविवार को दोपहर 12 बजे फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर ली गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही है, कृषि मंत्री से वो बात करना चाहते हैं। पंढेर ने कहा कि आज तो हमें रोक दिया गया, लेकिन 8 दिसंबर को दिल्ली कूच की फिर से तैयारी है। 8 दिसंबर यानी रविवार के दिन दोपहर 12 बजे जत्था दोबारा दिल्ली की तरफ रवाना होगा। देश की राजधानी या तो हमें पीसफुली जाने दीजिए या बातचीत का रास्ता अपनाकर हम मांगों के ऊपर कोई सहमति बनाने से आगे बढ़े, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, अच्छी बात हम तो कहते हैं। हम तो देखिए मोबाइल खुले हुए, कल भी बोला था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की चिट्ठी, सीएम अगर पंजाब के बीच में मध्यस्थता करते उनकी चिट्ठी या हरियाणा का सीएम बात करता उनकी चिट्ठी आनी चाहिए। हम तो बिल्कुल आठों बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हाँ देखिए, हाँ घायल हुए हैं लीडर सारे, अब उनके नाम हम लोग करते हैं। क्या कौन स्ट्रेटजी होगी अभी मीटिंग करने के बाद आपको बताएंगे। मीटिंग करने के बाद था वापस लिया, कूच वापस नहीं लिया। कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं? 6 जनों की खबर है। ये निहत्थे लोगों का और देश के अन्नदाता के ऊपर भारत के सरकार का सबसे बड़ा जुल्म है। तो कह रहे हैं कि जुल्म हुआ है। अभी फिलहाल कूच की जो प्लानिंग थी उसे रोक दी गई है, लेकिन अभी उन्होंने सीधे तौर पर घोषणा कर दी है कि रविवार को फिर से तैयार रही है, जत्था तो दिल्ली कूच करेगा ही। ब्रेक से पहले सुरेंद्र स्वामी जी हम एमएसपी पर बात कर रहे थे। देखिए, किसान नेता अड़े हुए हैं, वो दिल्ली कूच से काम कुछ नहीं मानेंगे और वो तब मानेंगे जब उनके लिए कोई समाधान निकले। आप एमएसपी के बारे में बताने का प्रयास जब कर रहे थे कि केंद्र और राज्य दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या माकूल जो उनको प्राइस मिलना चाहिए इस पूरे प्रोविजन में, क्या वो प्रॉपर प्राइस मिल रहा है किसानों को? और अगर मिल रहा है तो फिर ये आंदोलन क्यों है? क्यों फिर कानूनी गारंटी मांगी जा रही है? रिपोर्ट के हिसाब से जो तय हुआ था 1.5 गुना जो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके 1.5 गुने पे एमएसपी फिक्स हो रही है और उस एमएसपी पर केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से और अपनी एजेंसियों के माध्यम से खरीदारी कर रही है। जो प्रश्न है कि इसकी कानूनी गारंटी दे, वही मैं आपको बताना चाह रहा था जी।
कि आपने कानूनी गारंटी बना दी। अब आप मॉइस्चर का राइस लेकर के, पैडी लेकर के आ गए, गेहूं लेकर के आ गए, घटिया ग्रेड का गेहूं लेकर के आ गए, तो सारा तो सरकार नहीं खरीदती है ना, उसके बाद गुंजाइश भी नहीं है, उसके बाद गोदाम भी नहीं है जहां खरीद के रखेगी, और फिर वो खरीद के पीडीएस से बेचे तो क्यों लोग लेंगे, लोग क्यों नहीं डायरेक्टली अच्छा माल खरीदेंगे। तो ये एक मार्केट इसमें ऑपरेट करता है। आपको शायद जानकारी होगी कि पिछले साल देश में 120 मिलियन के आसपास गेहूं की फसल हुई थी, मिलियन टन, उसमें से कुल 18 मिलियन टन की खरीद हुई है सरकारी। बाकी जो गेहूं है वो मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से बिकता है। ऐसे ही राइस की करीब करीब 114 मिलियन टन पैदावार हुई थी, और उस पैदावार में से कुल 50 मिलियन टन पैडी की खरीदारी हुई है। पंजाब और हरियाणा में देश का कुल 40% प्रोडक्शन है व्हीट और राइस का, लेकिन यहाँ 74 से 80% तक जो कंट्री की प्रोक्योरमेंट है वो यहीं से हो रही है। दूसरे राज्य कहते हैं कि आप हमारे यहाँ से क्यों नहीं खरीदारी कर रहे हैं। अब मान लीजिएगा कि इन्होंने कह दिया कानून है, अब किसान बेचने गया, जो खरीदार है, व्यापारी है, उसने कहा कि भाई तुम्हारा तो ग्रेडेशन ठीक नहीं है, मैं ये रेट नहीं देता तुमको, तो वो कहेगा नहीं नहीं अच्छा तुम ले लो। अगर उसने ले लिया तो शिकायत करेगा जाके कि मुझे एमएसपी नहीं मिली। प्रैक्टिकल नहीं है ये, प्रैक्टिकल नहीं है। इंस्पेक्टर राज लागू हो जाएगा इस देश में। हर आदमी अपनी बदले की भावना ये सब लिए घूमेगा। ठीक है, तो यानी प्रोज एंड कॉन्स दोनों पर बात करनी चाहिए जी। तो एमएसपी के गारंटी कानून का मतलब क्या है? पंजाब का गेहूं आप क्यों खरीदते हैं भाई? मध्य प्रदेश का हमको गेहूं चाहिए। ठीक है, सवाल यही है। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि समय की सीमाएं हैं इसलिए, लेकिन आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। और अगर हम एमएसपी के कानून की गारंटी की बात करते हैं, रतन तिवारी जी कांग्रेस से हमारा पक्ष रख रहे हैं, जो दिक्कत है हाँ, और उनके सीएम बताएं कि ये दिक्कत है, मैं नहीं खरीद पा रहा हूं इनकी एमएसपी पर। मंडी में जो आएगा सरकार का कमिटमेंट है वो खरीदेगी। अब पंजाब गवर्नमेंट कहे कि वो क्यों नहीं खरीदेगी? ठीक है रतन जी, देखिए जो कमिटमेंट है वो तो सरकार पूरा कर रही है ना, तो जब कमिटमेंट पूरा हो रहा है तो फिर इस तरीके का आंदोलन और आंदोलन में राजनीति को जागृत कर देना, ये तो कहीं से भी जायज नहीं है ना रतन जी। रतन तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रतन तिवारी जी आ रही आवाज आपको मेरी? रतन तिवारी जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रतन जी को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। महेश मीणा जी, जो बात अभी सुरेंद्र स्वामी जी ने समझाई, क्या बात आपको समझ में आई कि वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, नुकसान आपका ही ज्यादा हो जाएगा? अगर एमएसपी को अगर कानूनी जामा पहना दिया गया तो नुकसान सरकार को नहीं होगा, नुकसान आप लोगों को ही ज्यादा हो जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि शायद रतन जी तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हाँ, रतन जी, मैं महेश जी आपके पास प्लीज आ रही हूँ। देखिए अभी आपने अगर सुरेंद्र जी को सुना हो, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जिस कानूनी जामे की बात हो रही है कि उसको कानूनी रूप दे दिया जाए, कानूनन उसको गारंटी को फिक्स कर दिया जाए, तो भाई उस पर बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें खुद अन्नदाता को ही झेलनी पड़ेगी। ये बात समझनी होगी और विपक्ष है कि ये बात समझाने कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति में आप लोग किसानों का ही नुकसान करा बैठे? रतन जी। लावनी जी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने दिल्ली में आके जंतर मंतर पे बैठे किसानों के पास बैठकर उन्होंने कहा था कि यहीं बगल में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं लेकिन किसानों की सुध नहीं लेते, किसानों के लिए एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। जब प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पे कानून बनाने की वकालत की थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? और नंबर 2, किसान अगर आंदोलन कर रहा है उसे आंदोलन जीवी आप कहते हैं, आंसू गैस के गोले आप छोड़ते हैं, लाठी डंडों से आप पीटते हैं। आपके महाराष्ट्र का एक नेता है, वो कहता है किसान मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसानों पे लगातार कोई हंटर चलाता है, वो भारतीय जनता पार्टी चलाती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के साथ कोई क्या कहता है उसको नजरअंदाज करते हुए केंद्र सरकार बहुत सारे काम कर रही है। और अगर यहाँ पर किसानों की आय, बिल्कुल ये पूछा जाना चाहिए कि दोगुनी क्यों नहीं हुई, लेकिन इतनी तो हकीकत है ना कि 58-59% का जो की बढ़ोतरी जो हुई है, जो इजाफा हुआ है, वो बिना काम किए तो हुआ नहीं होगा।
और आप लोग ये कहते हैं कि वायदा किया गया था। तो आज आप एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए इतनी ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, तो फिर 70 साल तो आपकी भी सरकार थी, आपने कभी इस विषय पर क्यों नहीं सोचा? सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। ये सब स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हम तो किसानों पे एमएसपी का कानून बनाने ही जा रहे थे, लेकिन सरकार चली गई। सरकार तो चली गई और सरकार कैसे गई? प्रधानमंत्री जी खुद एमएसपी पे कानून बनाने की बात करते थे। मैं तो बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी जी ने मीडिया डोमेन में और सदन के प्लेटफॉर्म पे कह दिया कि हमारी जब भी सरकार बनेगी एमएसपी पे कानून लाएंगे और कानून बनाएंगे। कांग्रेस अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए ना। नहीं रतन जी, देखिए स्वामी जी पूछ रहे हैं कि पंजाब जो जहां जहां आपकी सरकार है, कम से कम उन राज्यों में आप ऐसा करके दिखाइए। अगर ये प्रैक्टिकल है तो आप करके दिखाइए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है वो पहल करे। कांग्रेस पार्टी अगर पीछे हट जाए तो राज्य में ये तो कृषि तो राज्यों का विषय है, प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। कानून तो केंद्र से पारित होगा ना। हम सीए को लागू नहीं होने देंगे जो कि केंद्र का कानून है। इतनी हिम्मत आप सबसे ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, कानून बना दीजिए। राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह आपकी सरकार है। लिमिटेड हम तो कहते हैं शुरुआत करिए कांग्रेस रतन जी, देखिए प्रैक्टिकल बात कीजिए ना। स्वामी जी जो बात कह रहे हैं, खरीदे वो, हाँ ठीक है, स्वामी जी जो बात कह रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल समझिए ना। आप जो केंद्र का मुद्दा होता है उसमें हस्तक्षेप कर देते हैं, लेकिन राज्य के मुद्दों में जहां पर आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए वहां पर आप चुप बैठ जाते हैं। जहां आपकी सरकार है, बनाइए वो कानून, किसने रोका है आपको? छत्तीसगढ़ में अगर आपके पास कोई मीडिया का रिपोर्टर होगा उससे पूछिए ना। आपने कहाँ गारंटी दी? हमने पहल की थी, कहाँ गारंटी दी थी? हम तो किसानों के छत्तीसगढ़ में अगर आपने गारंटी दी होती तो आपकी वापसी हो गई होती। गारंटी तो वहां नहीं दी थी आपने, आपकी वापसी हुई होती। सवाल यह है, विजय शर्मा जी आइए जरा जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी बीजेपी से जरा मेरा इनसे रतन जी से 2 क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी से। सुरेंद्र जी ने बताया कि 40% जो फसल है वो पंजाब हरियाणा में होती है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, हम एक एक दाना एमएसपी पे सारी फसलों पर खरीद रहे हैं। पंजाब में आपके सहयोगी हैं, आप कितनी खरीद रहे हो? हिमाचल में आप कितनी खरीदारी कर रहे हो एमएसपी पे? अरे आप झूठ बोलते हो, झूठ का खाते हो। आप 13 लाख रुपए में, 13 लाख रुपए में आप हटी है किसानों की। आप बताइए ना, आपको खरीदारी करते हो? आप एमएसपी पे खरीदारी क्यों नहीं करते हो? आपने आपको किसने रोका है? महाराष्ट्र में क्या हाल किया तिवारी जी? आपका ध्यान भटकाने आप बात करते हो। झूठ और सच का लिटमस टेस्ट बीते जो चुनाव हुए हैं उसमें हो चुका है। झूठ और सच का लिटमस टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर बात देश के अन्नदाताओं की थी। अब मुझे कार्यक्रम समाप्त करना होगा, ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन 10 सेकंड महेश मीणा जी को देना चाहती हूँ कि 10 सेकंड आप जल्दी से बता दीजिए अभी क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्योंकि रविवार को तो अभी आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि आप लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, जत्था फिर कूच करेगा, लेकिन परमिशन के बिना नहीं जा सकते हैं साहब। जो लोग वहां फंस जाते हैं उस जैम में, उनके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिएगा। महेश मीणा जी देखिए, अगर अन्नदाता किसान की नहीं सुनी जाएगी तो पूरे भारतवर्ष में किसान आंदोलन करेगा, अपनी मांग मांगेगा। जो सरकार ने वादे किए, ठीक है, जो वादा किया वो निभाना होगा। और अगर वादा पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो वादा किया वो निभाना होगा, और अगर वादा पूरा नहीं होता तो ये परिस्थिति बनेगी, और ये परिस्थिति बनेगी तो सरकार के आगे सवाल तो होंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर सवाल खड़ा हो जाएगा परेशानियों का कि आखिर ये जो परेशानी पैदा हुई है आम जनमानस के लिए, ये जो परेशानी पैदा हुई है अर्थव्यवस्था के चक्के में जो जाम लग जाता है, इस जाम की वजह से ये परेशानी खड़ा करने वाले वो कौन लोग हैं, और उनके पीछे कहीं कुछ ऐसे तत्व तो नहीं है जो दोबारा इस पूरे के पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं से अपनी राजनीतिक रोटियों के साथ साथ देश विरोधी गतिविधियों को भी आधार देने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम सवाल होंगे जिसका समाधान समय रहते निकालना होगा। उम्मीद करते हैं सरकार इस पर चर्चा मंथन जरूर करेगी। इस उम्मीद के साथ रणजीत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।